नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का सचिन अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। आप टेंटेटिव डेट्स के आते ही बच्चे बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा। देखिए, कुछ भी नहीं होगा। आप सब 95% से ऊपर मार्क्स लाने वाले हैं, चाहे मुझसे पढ़िए चाहे किसी और से पढ़िए, क्योंकि किसी से पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जितना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि आप ला सकते हैं। पहली बात तो आपको लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि देखिए, आपकी 10th और 12th का जो भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर जगह जहां इंटरव्यू देने जाएंगे वहां आपको ये मार्कशीट लगानी पड़ेगी, और हर जगह अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम रह जाती है तो वहां पूरी जिंदगी आपको बलाल रहता है कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ लिए होते, थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो हमारी परसेंटेज आज दिखाने लायक होती। जब आपकी 90s अबव परसेंटेज होती है ना, तो आपका अंदर से एक हैप्पीनेस, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने अच्छा स्कोर किया या मैंने अच्छा किया अपने 10th और 12th में। तो ये फील आने के लिए पूरी जिंदगी आपको हमेशा याद रखना है कि आपको परसेंटेज थोड़ी अच्छी लानी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस पूरी लाइफ बना रहे और आप किसी के सामने सर ना झुकाएं। तो इस सर को ऊपर रखने के लिए आपको 2-3 महीने मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि एक अच्छे फील को लाने के लिए। मेहनत करेंगे कैसे? आप थोड़ा हैप्पी रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आप हर काम अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसे सीक्रेशंस होते हैं। जब आप हैप्पी रहते हैं, आपकी बॉडी पूरी हैप्पी है, आपका माइंड हैप्पी है, आपका सोल हैप्पी है, तो उस समय आप क्या करते हैं? हैप्पीनेस की वजह से आप हर काम को अच्छी तरह करते हैं, आप खुश रहते हैं हमेशा। तो मैंने यहाँ पे कोड बनाया है, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, काम। हैप्पी इसलिए कि हर काम अच्छा होगा। जब हम खुश होते हैं हम हर काम अच्छा करते हैं। कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि मैं ला सकता हूं या मैं ला सकती हूं। हमेशा याद रखो, अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो। क्यों? क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे ना तो सारी दुनिया फतेह कर लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। आई एम द बेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, अनिल कपूर को देखा है कभी? यस, आई एम द बेस्ट, आई एम ऑसम, आई एम द बेस्ट। बस उसके बंदे के मुंह पे, अनिल कपूर के मुंह पे यही रहता है। एंड ही इज सच अ नाइस पर्सन एंड इज सच अ नाइस एक्टर। देखिए, इतनी उम्र में भी कितना अच्छा है। तो आप ये सोचिए कि आपको ये देखना है कि आप कितने अच्छे हैं। अपनी क्वालिटीज पे काम करिए, कमियां मत ढूंढिए अपने अंदर, क्योंकि अगर आप कमियां ढूंढेंगे तो और लोग और ज्यादा कमियां ढूंढेंगे। तो बी कॉन्फिडेंट कि मेरे तो कम आने ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं होता। क्यों? कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं जानता हूं मुझे कितने लाने हैं। ओके, काम रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, पैनिक मत करिए। अगर आप पैनिक करते हैं ना, हबड़ तबड़, क्या होता है, हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, पैनिक मत होइए, आराम से काम करिए, हैप्पी रह के काम करिए और कंपोज होके काम करिए। एक एक चैप्टर पे एक एक बार में काम करिए, और जो पढ़े शांति से पढ़े। ओके, तो हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड काम, HCC या हक इसे हम कह सकते हैं। हक से अपना हक लीजिए और अच्छी परसेंटेज लाइए, 95+। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और अब शुरू करते हैं मेजर्स टू करेक्ट योर डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। देखिए, डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड हमारे पहले 2 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके वेरियस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। मैं रिपीट नहीं करूंगी टॉपिक आपका। ओके, सो हमारे जो डेफिशिएंट डिमांड है, यानी डिमांड की कमी होना इकोनॉमी में, यानी कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे बाजार में, और खरीदारी नहीं कर रहे तो चीजें नहीं बिक रही। अब चीजें नहीं बिक रही तो लोग, जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, और प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी। तो इसलिए डिमांड बहुत जरूरी है हमारे किसी भी देश के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड, यानी जो पूरी इकोनॉमी में की जाती है, सारे लोग मिलके करते हैं पूरी एक अर्थव्यवस्था में, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, इंडिविजुअल डिमांड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड ही डिस्कस करते हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था में होती है, एग्रीगेट। ओके, तो गवर्नमेंट और RBI मिलकर, यानी हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन सी? RBI। तो हम RBI डिस्कस करेंगे। अगर वो अमेरिका होता तो फेडरल रिजर्व हम डिस्कस करते। ओके, सो RBI हमारी जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट मिलके अपनी डिमांड को सही रखने की कोशिश करते हैं, ना तो उसे कम होने देते हैं, ना ही एक्सेस में जाने देते हैं, ताकि इकोनॉमी क्या रहे, स्टेबिलिटी में रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हम ला सकें। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी कहें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी कहें, ये पॉलिसी होती है हमारी सरकार की, जो सरकार फॉलो करती है अपने देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती क्या है? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसकी सबसे अच्छी टर्म है जो हम यूज कर सकते हैं बजटरी पॉलिसी। देखिए, बजट 1 फरवरी को, यानी 1 फरवरी को हर साल में प्रेजेंट करते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब ये देखिए, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं आपका बजट, उसमें होता क्या है? देखिए,
बजट में बेसिकली पिछले साल का लेखा जोखा होता है, जो भी हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर हुआ, हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, टैक्स कितना लगा, कितना लोगों को सब्सिडी मिली, या इकोनॉमी ने क्या ग्रोथ की, या कितना ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ, सब कुछ होता है उसमें। और बजट ये भी बताता है कि आने वाले साल में टैक्स कितना लगेगा, इन सब चीजों पे पब्लिक जैसे रोड्स कितनी बनाई जाएंगी, या हॉस्पिटल्स कितने बनेंगे, स्कूल कितने बनेंगे, या फिर डिफेंस पे कितना खर्चा होगा, इस सारे लेखा जोखा उसमें होता है। तो क्या है वो, हमारी सरकार की आय का और उसके व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी कितनी उसकी आमदनी होगी सरकार की या कितना उसका खर्चा होगा, इस सबका लेखा जोखा क्या है, बजट है। और इसी पॉलिसी को जो मेंटेन करता है, मतलब बजट को कैसे डिसाइड करना है, क्या क्या उसमें रखना है, उसी को बजटरी पॉलिसी कहा जाता है। इसके थ्रू आपकी सरकार आपकी डिमांड को मैनेज करती है, राइट। सो पहले देखते हैं आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है, सरकार खर्चा करती है पब्लिक वर्क्स पे, यानी कि पब्लिक वर्क्स कौन से होते हैं, सैनिटेशन हुआ, सड़कें हो गई, साफ सफाई हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने काम है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो स्वीपर्स होते हैं, जो आपकी जो सीवेज सिस्टम है सारा मैनेज, फिर एजुकेशन आपकी पढ़ाई लिखाई, भाई डिफरेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर स्कूल है गवर्नमेंट के, छोटे छोटे बच्चों के दूर दराज के गांव के इलाके में, वो सब गवर्नमेंट देखती है। डिफेंस, आपकी जो हमारे बॉर्डर्स उनकी रक्षा की जिम्मेदारी डिफेंस फोर्सेस की भी गवर्नमेंट पर है, उस पर खर्चा होता है। कानून व्यवस्था पे खर्चा, पुलिस है, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, कलेक्टर्स हैं, वो सब काम करते हैं आपकी कानून व्यवस्था के लिए। फिर सब्सिडीज प्रोडक्शन के लिए, छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, सबको, कॉटेज इंडस्ट्रीज को कौन सब्सिडी देता है, गवर्नमेंट देती है, ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं इकोनॉमी में। तो एक्सपेंडिचर के डिफरेंट घटक हैं जिन पे एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी खर्चा होता है सरकार का, हमारी का। अच्छा, जब गवर्नमेंट खर्चा करती है इन सब पे, इसे कहते हैं हम इंजेक्शंस, यानी गवर्नमेंट इंजेक्ट कर रही है मनी, मनी डाल रही है इकोनॉमी में, इंजेक्शन दे रही है इकोनॉमी को। जैसे इंडिया है, अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो यहाँ इंजेक्शन, अब इंजेक्शन ऐसा ना, ऐसे पिस्टन टाइप, यहाँ इंजेक्शन दे दिया मनी का, ओके, मनी का इंजेक्शन दे दिया, ये एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट इंजेक्शन कब करती है, इनमें डिमांड को ऊपर लाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी डेफिशिएंट डिमांड होगी तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी। आ रहा है समझ में, जब कभी आपकी डेफिशिएंट डिमांड यानी कम होगी डिमांड आपकी, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, उसको हम कहेंगे इंजेक्शंस। और कभी एक्सेस डिमांड होगी तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी, ठीक है, ताकि वो अपना पैसा बचा सके और लोगों में ज्यादा उनको एक्सेस में मिल ना सके पैसा, ताकि वो खर्चा ना करें। ओके, उसको कहते हैं हम विड्रॉल्स, यानी पैसा निकाल रही, विड्रॉ कर रही है बैंक से, हम पैसा निकालते हैं, क्या कहते हैं, विड्रॉ करना। इस तरह गवर्नमेंट भी पैसा निकालती है, यानी इन सब चीजों पे खर्चा थोड़ा कम कर देती है। ओके, देन टैक्सेस। टैक्सेस का क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट। ये कंपल्सरी पेमेंट होते हैं आपके, ओके, कंपल्सरी पेमेंट यानी कि जो हमें देने पड़ते हैं सरकार को, हम चाहें या ना चाहें। ओके, टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स है, अगर हमारी आमदनी एक लिमिट से बाहर चली जाती तो हमें डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हमारे पर लगा दिए जाते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, जो हम बजट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ओके, तो कंपल्सरी पेमेंट होते हैं टैक्सेस जो हमें देने ही होते हैं, यानी जरूरी है हमारे लिए देना। और इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज खरीदी, हमने एक सैनिटाइजर की बॉटल खरीदी, उस पर हमारा टैक्स लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं उसके, ठीक है, उसका बर्डन शिफ्ट करा जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आपके पब्लिक, अब टैक्सेस में क्या करती है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड बढ़े तो क्या करेगी, टैक्स घटा देगी। अगर हमारा इनकम टैक्स घट जाए तो हमारे पास इसका मतलब ज्यादा पैसा रहेगा, ओके, हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, हम ज्यादा खर्चा करेंगे और ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब कभी डेफिशिएंट डिमांड होती है यानी डिमांड कम होती है तो सरकार टैक्स घटा देती है, डिक्रीज कर देती है, राइट। अब पब्लिक बोरोइंग यानी कि देखिए, जब गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करती है, कोई विकास कार्य करती है, तो उसको बहुत सारा पैसा चाहिए। वो पैसा लेगी कहां से, या तो वो आरबीआई से ले सकती है या पब्लिक से ले सकती है। पब्लिक से कैसे लेगी पैसा, ऐसे थोड़ी ले लेगी जाके हमें पैसा दो हम डेवलपमेंट करें, नो। वो क्या करती है, बाजार में सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को सेल करती है, बेचती है। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या ट्रेजरी बिल्स हो गया, गिल्ट्स हो गया, जो गोल्ड के बराबर वैल्यू रखते हैं। ट्रेजरी बिल्स 90 डेज के लिए होते हैं। तो ये क्या करती है, लोगों को कहती है कि इस पे आपको मुनाफा ज्यादा होगा। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई इस पे मुनाफा ज्यादा होगा, मैं इसे खरीद लेता हूँ या खरीद लेती हूँ। तो वो क्या करती है, अपना पैसा उसमें
इन्वेस्ट करते हैं। सपोज मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, राइट, 10,000 रुपए का, तो वो 10,000 तो मेरे पास कम हो गए ना, मैं अब उनका खर्चा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पैसा मेरा सोक कर लिया, क्रेडिट सोक कर लिया, सप्लाई ऑफ मनी इस तरह वो सारे लोगों को जैसे बेच दे, जो लोग खरीदा चाहे खरीदते, तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मनी क्या है, कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा कम बचता खर्च करने के लिए। तो इस तरह से पब्लिक बोरोइंग की जाती है, सरकार इकोनॉमी का पैसा सोखती है या देती है। अब क्या होता है, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो सरकार इनको खरीदती है, बेचती नहीं है, खरीदती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी, डेफिशिएंट डिमांड कब होगी, जब पैसा कम होगा, तो सरकार पैसा बढ़ाने के लिए ना बेचना शुरू करेगी, पब्लिक बोरोइंग कम कर देगी, यानी डिक्रीज कर देगी, या बेचेगी, या तो करेगी नहीं या डिक्रीज करेगी, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हम बैंक्स में डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेचना बंद कर देगी, ठीक है, डिक्रीज कर देगी। इस तरह टैक्सेस भी डिक्रीज करेगी, ये भी डिक्रीज करेगी। अब बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अब एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर करने के लिए उसे पैसा चाहिए, या तो लोगों से बोरो करेगी गवर्नमेंट आपकी, या फिर आरबीआई बचा उसके पास सेंट्रल बैंक। तो जब उसको ज्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है ना सरकार को, तो वो कहीं से उधार लेती है, और उधार लेती है वो आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से। तो अब आपके क्या समझ में आया, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो हमें मनी सप्लाई बढ़ाना होता है इकोनॉमी में, तो सरकार क्या करती है, या तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, नहीं कि एक्सपेंडिचर ज्यादा, खर्चा ज्यादा करेगी, सब्सिडी देगी, या फिर लोगों को सब्सिडी देगी। देखिए हमें कंज्यूमर को सब्सिडी मिलती है ना, सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ओल्ड एज पेंशन्स मिलती है, इस तरह की सब्सिडीज गवर्नमेंट देना शुरू कर देगी ताकि हम खर्चा बढ़ा सके, यानी इंजेक्शन देगी इकोनॉमी को, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। तो आई लिख लें, आई, ओके। अब टैक्सेस क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े, पैसा ज्यादा हो, तो ये इसको डिक्रीज कर देगी टैक्स को। अब पब्लिक बोरोइंग को क्या करेगी, इसको भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर लोगों के पास से वो पैसा खींच लेगी, हमारा पैसा अगर इन्वेस्ट करवा देगी किसी सर्टिफिकेट में या ट्रेजरी बिल में, तो हमारे पास पैसा नहीं बचेगा खर्चा करने के लिए। 10,000 रुपए बचे थे, वो इन्वेस्ट कर दिया, अब खर्चा कहां से करेंगे, राइट। अब बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अब आरबीआई से बोरोइंग वो इंक्रीज करेगी, तो ये हो गया आईडीडीआई, यानी ईडी कह दो कुछ भी आप, तो आईडीडीआई आपका कोड हो गया, यानी कि अगर डेफिशिएंट है डिमांड तो वो आईडीडीआई कर देगी, और अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या, इसका उल्टा कर दो, डी डी आई आई डी कर दो इसको, सिंपल। यानी कि अगर एक्सेस डिमांड है तो पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा, टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, पब्लिक बोरिंग इंक्रीज हो जाएगी, और बोरिंग फ्रॉम आरबीआई घट जाएगी, वो कम खर्चा करेगी, तो इसलिए उधार भी कम लेगी। तो समझ में आया। नेक्स्ट अब आते हैं सेंट्रल बैंक के मेजर्स पे। सेंट्रल बैंक क्या क्या मेजर्स लेती है, वैसे तो क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, हम इन्हें इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, ये क्या होते हैं यहाँ हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं ज्यादा देरी तक, ओके। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, सॉरी सेंट्रल बैंक है वो वीडियो, ओके। क्वांटिटेटिव मेजर्स, अब सेंट्रल बैंक क्या करती है किसी भी देश की, वो दो तरह के मेजर्स लेती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये हमने उसमें डिस्कस किया है, देख लीजिएगा। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स का कोड है BORCS, BORRCS, ओके। बी से बनता है बैंक रेट, पहला हमारा अल्फाबेट बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। अब बैंक रेट को जो बढ़ाती है तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन लेना कम कर देते हैं। तो बैंक रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है आरबीआई का, जो वो लागू करती है कमर्शियल बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी पे। भाई देखिए, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए 10 से 20% कर दिया जाए, ठीक है, अब 10 से अगर 20% अगर बैंक रेट कर दिया हमने, तो पहले अगर 100 रुपए का लोन लिया किसी कमर्शियल बैंक ने, तो पहले कट रहे थे कितने, उसके सिर्फ 10 रुपए, तो 90 रुपए मिल रहे थे उसे लोन देने के लिए, ओके। अब अगर 100 रुपए लोन ले दी, अगर 20% हो गया, तो उसके कितने बच रहे हैं, अब सिर्फ 80 रुपए बच रहे हैं उसके पास लोन देने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक रेट द्वारा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी को घटा देती है, राइट, ओके। अगर और ज्यादा कर दे इसको बैंक रेट को, तो और घट जाएगी कैपेसिटी। अब अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, यानी डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा लोन देना चाहिए लोगों को। अब ज्यादा लोन देने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इस रेट को घटा देती है,
ठीक है। तो अब जितने भी मैं मेजर्स डिस्कस करूंगी पहले ही बता दूं, सारे सारे डिक्रीज हो जाएंगे जब डेफिशिएंट डिमांड होगी, यानी कि सबके दर कम कर देती है आपकी आरबीआई ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे सके पब्लिक को। तो आपको बस ये याद रखना है कि सारे जो मेजर्स हैं डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे, देखो ये सारे मेजर्स है ना, बिल्कुल एक चीज याद रखना, कितना सिंपल है। देखो ये सारे मेजर्स को डेफिशिएंट डिमांड DEFICIENT डेफिशिएंट डिमांड पे डिक्रीज कर दिया जाता है। देखो कितना सिंपल है। अब मेजर्स क्या है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। और डेफिशिएंट डिमांड में सारे रेट्स जो हैं इनको डिक्रीज करा जाता है। क्यों? ताकि कमर्शियल बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ सके, लोन इंक्रीज कर सके, वो ज्यादा लोन दे सके पब्लिक को, ताकि मनी सप्लाई बढ़े, इंक्रीज मनी सप्लाई। ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं या वैसे ही अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी होती है। इकोनॉमिक्स में आपको ये टर्म देखने पड़ते हैं। देखो डेफिशिएंट डिमांड के टाइम डिक्रीज है क्योंकि लोन इंक्रीज करने हैं और मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, INC इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करनी है। अब ये आपने 2-3 पॉइंट लिए, इनको एक्सप्लेन कर दो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल है। ओके, सो डेफिशिएंट डिमांड के टाइम क्या करेंगे हम, सारे मेजर्स को डिक्रीज करेंगे, हो गया। अब अगर एक्सेस डिमांड है इन सारे मेजर्स को इंक्रीज कर देंगे। एक्सेस डिमांड को याद रखना इन्फ्लेशन से, जब एक्सेस डिमांड होती है ना तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है। ज्यादा डिमांड करेंगे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, कोई हमारे पास ना रॉ मटेरियल बचा है ना लेबर बचा है, तो हम प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर नहीं सकते, तो प्राइस इंक्रीज होंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्या होता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है, इन्फ्लेशन, याद रखना इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन को घटाने के लिए क्या करना है, लोगों का पैसा कम करना, उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं देना है ताकि वो खर्चा ना कर सके, ठीक है। तो आपको इन्फ्लेशन कम करने के लिए पैसा कम करना है। पैसा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे रेट्स को इंक्रीज करना। मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर 20% हो जाए बढ़कर 10 से 20, तो वो हमारे पास कम पैसे बचेंगे कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए। अब लोन कम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन सारे रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इन्हें इंक्रीज कर दिया, हम डिस्कस करेंगे फिर आराम से। इंक्रीज कर दिया, अब इंक्रीज कर दिया इन रेट्स को, तो इसके पास पैसा कम रह गया लोन देने के लिए। भाई रेट इंक्रीज हो गए तो लोन लेने के लिए कैपेसिटी कम है कमर्शियल बैंक की, तो वो क्या करेगी, अब लोन कम देगी, लेस लोन्स, ठीक है, लोन नहीं दे पाएगी ज्यादा। क्यों, क्योंकि लोग लोन लेंगे भी नहीं, पहली बात तो उसके पास लोन देने की कैपेसिटी कम है और वो रेट बढ़ा देगी, और लोग लोन नहीं लेंगे तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाएगा, लोगों के पास सप्लाई मनी की कम रह जाएगी, लोग लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि हाई रेट। भाई देखिए अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा महंगे लोन लेती है आरबीआई से तो महंगा आपको भी तो देगी, तो कंज्यूमर्स फिर लोन नहीं लेते। अब कोई हाउसिंग लोन महंगा हो जाए बहुत ज्यादा, तो हम क्या घर बनाएंगे, एकदम से नहीं बनाएंगे, तो हम घरों की डिमांड कम करेंगे। अगर आपके और बहुत सारे जो लोन्स होते हैं हम किसी चीज के लिए लेते हैं, जैसे कि हम कहीं पे पिकनिक किसी चीज पे अनप्रोडक्टिव लोन ले लें, शादी के लिए ब्याह के लिए कोई भी लोन ले लें, तो उस समय भी हम लोन नहीं ले पाएंगे, खर्चा कम करेंगे इकोनॉमी में, और क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी उसकी कम कर हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड मनी जो रेट्स हैं ये क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, और जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो रेट घटा दिए जाते हैं, तो सारे रेट्स घट जाएंगे। कौन कौन से, बैंक रेट। अब डिस्कस करते हैं क्या है बैंक रेट, वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक को लोन देती है आरबीआई। नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि जब गवर्नमेंट या आरबीआई आपकी बोरो करती है, जब उसको पैसा घटाना होता है तो वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज सेल करती है ओपन मार्केट में, ताकि लोग उन्हें खरीदे, अपना पैसा उनमें इन्वेस्ट करें, उनके पास पैसा कम बच जाए। या फिर वो बेचती है, वो बेचती कब है, जब उसे पैसा कम करना होता है, और वो खरीदती कब है लोगों से, जब उसे पैसा उन्हें देना होता है, तो खरीदती है। देखिए याद रखिएगा, वो खरीदेगी, है ना। ओपन मार्केट यानी कि वो सेल अपनी कम कर देगी, सेल कम करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो क्या कर देगी, डिक्रीज, अभी हमने बोला ना डिक्रीज करेगी, यानी सेल कम कर देगी, वो क्या करेगी, परचेज कर लेगी। रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक्स को लोन लेने के टाइम देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो एक इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, ठीक है। जब वो लोन लेती है, रीपर्चेज रेट कहते हैं इसको,
जब लोन लेती है तो वो डिसाइड कर लेती, कमर्शियल बैंक डिसाइड कर लेती है लोन लेते टाइम कि किस डेट को कितने रेट पर अपनी सिक्योरिटीज को रिपर्चेज करेगी। क्योंकि जब लोन लेती है तो उसको सिक्योरिटीज अपनी किसको प्लेज करनी पड़ती है, मॉर्गेज करनी पड़ती है सेंट्रल बैंक को, वो सेल करती है, मॉर्गेज करती है, और उसको उसी से डिसाइड कर लेते हैं एग्रीमेंट में कि ये रीपर्चेस किस रेट पे किस डेट को होगा। ठीक है, तो रीपर्चेस रेट है और ये भी डिक्रीज कर दिया जाता है, हमने बताया भी आपको। रिवर्स रेपो रेट, ये वो रिवर्स रेपो रेट यानी कि जब कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे को, डिपॉजिट्स को, फंड्स को, सिक्योरिटीज को जब जमा करते हैं आरबीआई के पास में तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपको पता है जब हम अपने अकाउंट में पैसा जमा करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस तरह जब कमर्शियल बैंक्स अपना एक्सेस अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स कहां जमा करेंगी, सेंट्रल बैंक के पास, और जब वो अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखती हैं, जमा करती हैं, तो उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जैसे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे। ओके, देन आता CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जैसे पहले हमने वीडियोस में डिस्कस किया, कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसके डिपॉजिट्स का वो रेशियो जो उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो ये भी हम डिक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा लोन मिल सके हम डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है उसके डिपॉजिट्स का, गोल्ड का, सिक्योरिटीज का, कमर्शियल बैंक्स का, जो वो अपने पास रखती है। कमर्शियल बैंक इस मनी को अपने पास रखते हैं, इस डिपॉजिट को, ताकि वो अपने कस्टमर्स की डे टू डे डिमांड्स को बीट कर सकें। ओके, उसे परेशानी ना हो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन में, इसलिए वो कुछ पैसा और सिक्योरिटीज एंड गोल्ड अपने वॉल्ट में रखते हैं, छोटे से कमरे में रखते हैं, ताकि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन डिमांड्स को मीट कर सकें। अब आता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स हैं जो आरबीआई लेती है ताकि वो बैंक्स को परसुएट कर सके, मना सके कि वो उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो करे और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखे पैसे के द्वारा। ओके, इसका कोड है MRM। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और तीसरा है मॉरल सुएशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब कोई लोन लेते हैं और हम कोई चीज वहां पे प्लेज करते हैं या मॉर्गेज करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं वहां पे, उस सिक्योरिटी की कीमत में से कितना काट के हमें लोन मिलेगा, वही मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हमें हाउस लोन लेना है और हमें लोन लेना है अपने घर पे और हमारा घर है ₹10 करोड़ का, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो इसका क्या मतलब होगा, 20% का मतलब क्या है, इसमें से अगर हमें लोन लेना है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% तो हमारा कितना कट जाएगा, यहाँ पे 2 करोड़ रुपए कट जाएगा, यानी लोन हमें कितने का मिला, 8 करोड़ रुपए का। अगर यही मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा दी जाए तो क्या होगा, हमें 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, यानी अगर 20% से 10% घटा कर दिया जाए इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को, तो क्या होगा, 1 करोड़ निकालेंगे 10 करोड़ में से और हमारे पास कितना मिलेगा, 9 करोड़। यानी कि अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट घटाते हैं तो लोन का ज्यादा अमाउंट हमें मिल जाता है अपनी सिक्योरिटी के देने पर, और अगर हम इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं हमें लोन का कम पैसा हमारे हाथ में आता है। तो जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा दी जाती है ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, लोन में मिले उन्हें। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, देखिए एजुकेशन हुआ, किसानी, खेती हुई, या फिर ऐसे कुछ कमजोर वर्ग हैं हमारे देश में या किसी भी देश में होते हैं जहां पे क्रेडिट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एजुकेशन लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देती है कि आप लोग उन जो वर्ग हैं, वो जो लोग हैं जो इस तरह के हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है या आपका खेती सेक्टर या लघु उद्योग है, उनको ज्यादा क्रेडिट दिया जाए, उसके लिए क्या करती है, वो बैंक्स को डायरेक्शन देती है कि वो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करें। यानी कि अगर वो कहती है कि 20% लोन आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे, जरूरत है किसानों को, तो कमर्शियल बैंक्स ये 20% लोन सिर्फ अपने 20% लोन जरूर तौर पे एग्रीकल्चर को ही दे सकती है, बाकी किसी को नहीं दे सकती। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन का ये मतलब है कि वो बैंक्स को मनाती है ताकि वो मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पे अपनी पॉलिसीज को फॉलो करें और ऐसी पॉलिसीज फॉलो करें ताकि डेफिशिएंट डिमांड के टाइम डिमांड बढ़ाई जा सके और एक्सेस डिमांड के साथ डिमांड को घटा जा सके और मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सके जैसी रिक्वायरमेंट हो इकोनॉमी में। सो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया है, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। देखिए ये जो है
आपके बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये डिटेल में समझाया मैंने 2 वीडियोस में। तो यहाँ मैंने वीडियो छोटी करने की वजह से यहाँ इन्हें नहीं समझाया, आप डिटेल में वहां इन्हें समझ सकते हैं। और हमने देखा कि जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, इंजेक्शन करती है इकोनॉमी में, टैक्सेस को घटा देती है, पब्लिक बोरिंग घटा देती है और बोरिंग फ्रॉम आरबीआई बढ़ा देती है ताकि उसे ज्यादा पैसा मिले। इसी तरह क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, जितने भी रेट्स हैं ये घटा दिए जाते हैं जब डेफिशिएंट डिमांड होती है ताकि लोगों को ज्यादा लोन मिल सके, बैंक ज्यादा क्रिएट कर सके लोन। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजर्स को भी घटा दिया जाता है ताकि लोन ज्यादा क्रिएट कर सके और लोगों को ज्यादा पैसा मिले, वो अपनी डिमांड को बढ़ा सके। और इस तरह एक्सेस डिमांड के टाइम ये सारे मेजर्स उल्टे कर दिए जाते हैं, यानी कि नॉर्मली ये क्या होते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोगों के पास कम पैसा आए, कमर्शियल बैंक कम लोन दे, लोगों के पास कम पैसा आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से और अच्छी जिंदगी जीने से। थैंक यू सो मच।